नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको अभिकेंद्र त्वरण के बारे में बताया था कि सेंटर की तरफ जब कोई कण वृत्तीय पथ पर घूमता है तो उसे केंद्र की तरफ एक त्वरण लगता है। इस त्वरण को ही क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। लेकिन अब इस अभिकेंद्र त्वरण वाले टॉपिक में आपको निगमन पूछता है, प्रूफ पूछता है कि आप प्रूफ कीजिए कि ए इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? वी स्क्वायर बाई आर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हम मानते हैं कि कोई एक सर्किल है, हमने माना कि यहाँ पर सेंटर है दोस्तों, ये ओ है, ठीक है। इस तरीके से आप माने कि मान लिया कोई कण है, यहाँ पर कोई कण स्थित था, ये कण स्थित था यहाँ पे। ये अगर हम इसको पॉइंट नाम दे दे, अगर ये पॉइंट ए है, ए से मूव करता हुआ कहाँ पहुँचा है दोस्तों? बी तक पहुँचा है। अगर ये ए से बी तक पहुँचा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ वेलोसिटी रही होगी। तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर क्या है? वेक्टर v1 है। और यहाँ की जो वेलोसिटी है वो है वेक्टर v2। क्या है? वेक्टर v2। चूंकि कण एक समान वृत्तीय गति में गति कर रहा है, इसलिए ए और बी पर जो वेग होगा उसके परिमाण जो होगा, यानी परिमाण तो कांस्टेंट होगा लेकिन दिशा क्या है? डिफरेंट है। ए से बी तक कण को जाने में सेंटर पर कुछ कोण बनाएगा, जिसको हम मान लेते हैं कि यह एंगल क्या है दोस्तों? डेल्टा थीटा है। जाहिर सी बात, ए से बी तक जाएगा तो कुछ दूरी भी तय करेगा, और ये दूरी हम लोग मान लेते हैं कि ये वाली दूरी क्या है? डेल्टा एस है। ये दूरी क्या है दोस्तों? डेल्टा एस। थोड़ा सा फिगर आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, देखिएगा डेल्टा एस है दोस्तों, ठीक है। ये वाला आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है आपको डेल्टा एस दिखाया गया है, ठीक है। ये 5 न समझे, डेल्टा एस है। चूंकि ए से बी तक जाने में कुछ टाइम भी लगेगा तो हमने वो टाइमिंग मान ली डेल्टा टी, ठीक है। इसको आप चित्र फर्स्ट कर दें, चित्र फर्स्ट। अब देखिए, ये तो फिगर हो गया कि हम मान लेते हैं कि कोई कण है, एम द्रव्यमान का कोई कण है जो ए से बी तक मूव करते हुए, ए पर वेग v1 है, बी पर वेग कितनी होगी? v2। इस स्थिति में ए से बी तक जाने में डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करके केंद्र पर कितना एंगल बना रहा है दोस्तों? डेल्टा थीटा कोण बना रहा है, जिसे चित्रानुसार दिखाया गया है। अगर आप इसको लिखना चाहें अपने लैंग्वेज में तो आप कह सकते हैं कि माना कोई कण, एम द्रव्यमान का कोई कण वृत्तीय पथ पर ए से गति करते हुए डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी करके बी पॉइंट पर पहुंचता है, जिसका वेग कितना होता है? v2 होता है। और इस स्थिति में सेंटर पर कोण कितना बनाता है? कोणीय विस्थापन कितना बनाता है? डेल्टा थीटा बनाता है, जिसे चित्रानुसार दिखाया गया है। अब अगर बाई द वे v1 और v2 के दोनों फिगर को अगर हम लोग जोड़ने की कोशिश करें, डिफरेंस को देखें, तो मान लीजिए कि ये v1 है, ये क्या हो गया दोस्तों? वेक्टर v1, और ये जो वेक्टर हो गई, ये हो गई वेक्टर v2। ये क्या हो गया? वेक्टर v2। और दोनों को अगर हमें डिफरेंस निकालना हो डेल्टा v, तो यहाँ से हेड से टेल को मिलाएंगे, तो ये डेल्टा v इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर v2 माइनस क्या हो गया? वेक्टर v। तो यहाँ से हमने v1 और v2 वेक्टर में वेक्टर रूल के हिसाब से हमने निकाल दिया, क्या डिफरेंस निकाल दिया? डेल्टा वेक्टर v इक्वल्स टू v2 माइनस v1। यानी वेक्टर रूल में जो घटाने का कॉन्सेप्ट होता है उसको निकाला गया है। इस स्थिति में ये एंगल कितना बना है? डेल्टा थीटा। ये आप नाम दे सकते हैं ए बी सी, या आप नाम दे दें, आप ए बी तो माने हैं हम लोग, तो आप इसको नाम दे दे पी क्यू आर दे देना, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ इरेजर लेके। चलिए इसको हम दिखा देते हैं पी क्यू और आर, क्योंकि त्रिभुज की बात हो रही है, पी क्यू आर बना। ये कौन सा चित्र, कौन सा हो गया दोस्तों? सेकंड।
तो चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे चित्रानुसार लिखेंगे चित्र फर्स्ट से। अगर चित्र फर्स्ट की बात करें दोस्तों, तो ये बताइए कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण क्या है, डेल्टा थीटा है, और चाप क्या होगा, डेल्टा एस होगा, और त्रिज्या क्या होगी, आर। तो आप मान लीजिए कि इसकी रेडियस क्या है, आर है। इसकी रेडियस क्या है दोस्तों, आर है। इसको कर दे इक्वेशन नंबर 1। ये भी लगभग जो चित्र सेकंड है, ये भी क्या है, एक आर्क ही बना रहा है। अगर देखा जाए तो अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो यह भी एक प्रकार का आर्क ही जैसा है। तो यहाँ भी लगेगा कोण बराबर क्या होगा, चाप क्या होगा, डेल्टा भी, और त्रिज्या की जगह क्या होगा, V1 होगा। ठीक है, तो चलिए मैं निकाल ले रहा हूँ। लिखेंगे चित्र सेकंड से, तो अगर चित्र सेकंड की बात करें तो एंगल बराबर आर्क की जगह क्या होगा, डेल्टा V होगा, और त्रिज्या की जगह क्या होगा दोस्तों, V होगा। क्या होगा दोस्तों, V1 लीजिए या V2, हम बस इसको ले लेते हैं क्या, V। इसको कर दें आप इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि यहाँ पर कंडीशन ये है कि चूंकि मॉडुलस ऑफ वेक्टर V1 बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर V2 बराबर क्या लिया जाएगा दोस्तों, V लिया जाएगा। अब क्यों लिया जाएगा, क्योंकि हमने माना है कि यह कैसी गति है, एक समान वृत्तीय गति है। जब भी एक समान वृत्तीय गति होती है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपको यहाँ वाला डेल्टा थीटा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या मैं लिख दे रहा हूँ, चूंकि कोण बराबर क्या होता है दोस्तों, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चलिए मैं इसको बता दिया कि कोण बराबर क्या होगा, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से अगर ऊपर वाले फिगर में हम लोग देखें तो कोण बराबर क्या होगा, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई आर, और यहाँ पर दूसरे चित्र से देखें तो डेल्टा थीटा इक्वल डेल्टा वी बाई क्या होगा, V1 या V2, और उसको क्या माना गया है, V, इसलिए V1 V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो अब देखिए समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो अगर आप कंपैरिजन करें तो लेफ्ट क्या है दोस्तों, इक्वल है, तो राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप देख लीजिएगा क्या होगा, डेल्टा V बाई V इक्वल्स टू डेल्टा S बाई क्या होगा, R होगा। ये तो हो ही गया। अब लिखिएगा डेल्टा V, इसलिए डेल्टा V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R इंटू क्या होगा, इंटू जो है डेल्टा S। अब इसको आप कर दें इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 के दोनों पक्षों में, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में, समीकरण 3 के दोनों पक्षों में डेल्टा T से भाग देने पर, तो समीकरण 3 में अगर दोनों पक्षों में डेल्टा T से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो डेल्टा V बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा T बराबर V बाई क्या होगा, R इंटू डेल्टा S बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा T। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डेल्टा T आ गया, चूंकि डेल्टा T को हम लोग मानते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म है, यानी डेल्टा T की वैल्यू काफ़ी छोटी है, यानी A से B तक जाने में जो टाइमिंग लगा है काफ़ी छोटा है। तो लिखेंगे डेल्टा T के अत्यंत सूक्ष्म होने पर, डेल्टा T के अत्यंत सूक्ष्म होने पर, अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं कि अर्थात डेल्टा T कहाँ जाएगा, टेंस टू 0। कह सकते हैं कि डेल्टा T के अत्यंत सूक्ष्म होने पर, अर्थात डेल्टा T का क्या होगा, 0 की तरफ लगभग टेंड कर जाएगा। 0 होगा नहीं, लगभग 0 की तरफ टेंड करेगा, यानी उसके पास अब लगभग लगेगा कि अब 0 होने वाला। तो जैसे ही डेल्टा T टेंस टू 0 होगा, लिमिट लग जाता है, इसलिए लिखेंगे लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा V बाई डेल्टा T इक्वल्स टू
ध्यान दो, डेल्टा टी, और लिमिट उसी पॉइंट पे लगता है दोस्तों जहां पर डेल्टा हो। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और आपको मैंने बताया भी था पहले कि लिमिट के लगते ही जो डेल्टा होता है वो किस में बदल जाता है, डी में बदल जाता है। तो डी वी बाई क्या आ गया, डी टी इक्वल्स टू वी बाई क्या हो गया, आर, और डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, वी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी वी बाई डी टी को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, डी एस बाई क्या हो गया, डी टी, लिमिट वाला केस, क्योंकि डेल्टा किस में कन्वर्ट होगा, डी में। डेल्टा जब लिमिट लगता है तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशियल अवकलन में, तो डी वी बाई डी टी को क्या लिखते हैं, ए, और ये हो जाएगा v बाई आर इंटू क्या बचेगा, v। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, v स्क्वायर बाई आर। ए इक्वल्स टू क्या आ गया, v स्क्वायर बाई आर। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ से फॉर्मूला दोस्तों डेराइव हो गई। कौन सा इक्वेशन है, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, v स्क्वायर बाई आर, क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा इक्वेशन हमें प्राप्त हो गया, जहाँ a क्या है, जहाँ ये क्या है दोस्तों, अभिकेंद्र त्वरण। बस 2 मिनट आगे। यहाँ ए क्या है, अभिकेंद्र त्वरण है। चलिए तो मैं लिख दे रहा हूँ, अभिकेंद्र सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लिखने में। चलिए देख लेते हैं, ए क्या है दोस्तों, अभिकेंद्र त्वरण है। तो मैं लिख दे रहा हूँ अभिकेंद्र त्वरण। तो ए को आप ध्यान रखिएगा, ए को बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण, आप समझ सकते हैं त्वरण है, ठीक है। लिखेंगे यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तब जो बल लगता है, चूंकि F इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, m इंटू ए होगा, इसलिए m बराबर a होगा, और ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि a बराबर क्या है, v स्क्वायर बाई आर। तो F इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन कौन सा बन गया, 5। अगर आपसे अभिकेंद्र बल को प्रूफ करने की बात करें तो आप यहाँ तक आ सकते हो। अभिकेंद्र त्वरण कहता है तो आप बस चौथे तक छोड़ सकते हैं। लिखेंगे जहाँ F जो है अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुछ कंडीशन ये भी होता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है, लिखेंगे चूंकि ए लिखेंगे समीकरण 3 से, लिखेंगे समीकरण 4 से, सॉरी समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 की अगर हम बात करें तो ए इक्वल टू वी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं, का स्क्वायर बटे आर। तो ये हो गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर। तो आर से आर क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल। तो क्या बचेगा आपका, ए इक्वल्स टू क्या हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी एक कंडीशन होती है एक्सेलरेशन में। ये हो गया आपका कौन सा इक्वेशन दोस्तों, हो गया है 5 इक्वेशन हो गया, छठा इक्वेशन ये है। तो अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, जबकि आर ओमेगा भी होता है, आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है कोणीय वेग के टर्म में, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि
V बराबर क्या होता है आर ओमेगा। ठीक है, V बराबर दोस्तों होता है V बराबर होता है आर ओमेगा। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या हो गया आर ओमेगा स्क्वायर, तथा अगर अभिकेंद्र बल की बात कर लें तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। F बराबर हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से ये इक्वेशन 7 हो गया। तो मैंने टोटल चीजें आपको बता दी। अगर आप लिखना चाहते हैं, जहाँ ओमेगा क्या है दोस्तों, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें कि रेखीय त्वरण, और इसमें मैंने आपको बताया अभिकेंद्र त्वरण को कैसे प्रूफ करते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर होता है, अभिकेंद्र बल F बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, ओमेगा के टर्म में बराबर आर ओमेगा स्क्वायर होता है, और F बराबर क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीजें प्रूफ हो गए। सिर्फ आपको त्वरण पूछे तो जो आपको इक्वेशन शायद चौथा जो था ए इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, उसको वहीं तक आप छोड़ सकते हैं। अगर आप अभिकेंद्र बल पूछे तो आप अगले इक्वेशन F बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर तक पहुंचे। अगर आप दिखाना चाहते हैं ए बराबर आर ओमेगा, ओमेगा के टर्म में पूछे तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और एफ बराबर क्या हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने टोटल चीज़ों को प्रूव कर दिया है। अभिकेंद्र त्वरण के बारे में मैंने डेफिनेशन लिखवाया। अगले लेक्चर में मैं अभिकेंद्र बल के बारे में भी थोड़ा कुछ और बताऊंगा, कुछ उदाहरण उसकी डेफिनेशन को बताऊंगा। फिलहाल वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।